हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2। इससे पहले ऑलरेडी सेट अपलोडेड है। अगर इससे पहले और भी बहुत सारे बिहार एसआई पीटी एग्जाम्स के रिलेटेड काफ़ी सारे सेट्स अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट किया गया है। उसमें सब्जेक्ट्स वाइज को क्लियर करवाया जाएगा। सबसे पहले मैं हिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मेडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ, उसके बाद फिर मॉडर्न, फिर एंशियंट, और इसे टिल नाउ फिर आगे सारे सब्जेक्ट्स को मैं कंटिन्यू करूँगा, जो कि शाम को आपको वीडियो प्रोवाइड होता है। तो शाम को आप घटना चक्र वाले भी वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलस प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। इसका आंसर तो होगा पॉइनियर अखबार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉइनियर। देखिए, लेकिन अगर हम लोग वर्नाकुलस प्रेस एक्ट की बात करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, इस कानून में, इस एक्ट में ये कहा गया था, इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर लेगी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था और फिर लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसको निरस्त किया गया है। क्लियर है। एक चीज और याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से, कि एक पत्रिका आती थी जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। ये बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में ये अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया था। नेक्स्ट हमारा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ था। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था? 1775 से लेकर 1782 तक चला था। फिर 1782 में सलवाई के संधि से ये खत्म हो जाता है। तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? उस समय था वारेन हेस्टिंग्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। देखिए, अगर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं तो वो 1803 से 1805 में हुआ था, जिसमें कि भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी और उसके फलस्वरूप 1803 में देवगांव की संधि हुई थी। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1817 से लेकर 1819 तक, और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के बंधनुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के दरबार में थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के दरबार में। देखिए, जहांगीर के दरबार में बहुत सारे चित्रकार थे, जैसे उस्ताद मंसूर हो गया, आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, ये सब जो थे वो जहांगीर के दरबार में थे। उस्ताद मंसूर से एक चीज याद रखिएगा, उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर अल उस की उपाधि भी प्रदान की थी। साथ ही साथ जहांगीर से कुछ चीज़ें जो याद रखने वाली हैं वो ये याद रखिएगा कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने एक आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला भी स्थापना किया था, और इसने अपनी आत्मकथा में यह भी लिखा था कि कोई भी चित्र, चाहे वो किसी मृतक व्यक्ति के द्वारा या जीवित व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। नेक्स्ट है हमारा कि दैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए, दैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे माधवाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माधवाचार्य। माधवाचार्य जो थे वो ब्रह्म संप्रदाय के अनुयायी थे। शंकराचार्य की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा, ये अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। रामानुजनाचार्य की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा, ये विशिष्ट दैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। और निम्बकाचार्य की अगर बात करते हैं तो ये दैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हमारा कि दीवान कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? दीवान कोही, देखिए, ये मेनली रूप से एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्यमान एवं योग्य था। साथ ही साथ इसको स्वप्नशील, पागल और रक्त पिचासू के नाम से संबोधित किया जाता था। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था और उसका नाम दौलताबाद रखा था। इब्न बतूता जो था वो इसी के शासनकाल में भारत आया था, और इसकी मृत्यु पर एक इतिहासकार था बदायूनी, जो कि लिखता था कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उसे लोगों से। नेक्स्ट हमारा कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1194 में। किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें कि गौरी जो होता है वो विजयी होता है। क्लियर है। चलिए, इसके साथ ही साथ दो और इंपॉर्टेंट युद्ध याद रखिएगा, एक 1191, एक 1192। 1191 में था तराइन का प्रथम युद्ध जो कि पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें कि गौरी विजय हुआ था। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देखिए, लोहार वंश की अगर बात करते हैं तो उत्पल वंश जब शासन कर रहा था उसके बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन स्टार्ट होता है, और लोहार वंश का जो संस्थापक था वो था संग्राम राज।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संग्रामराज। देखिए, और जो जयसिंह था वो लोहार वंश का अंतिम शासक था, तो ये भी याद रखिएगा, जयसिंह जो था वो लोहार वंश का अंतिम शासक था, और जयसिंह के शासन के साथ ही कलहन की राजतरंगिणी का जो विवरण है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? ये किसने बताया था? ये बताया था तारानाथ ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तारानाथ ने। तारानाथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो तारानाथ क्या था? एक बौद्ध विद्वान था जो कि बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। वहीं अगर हम लोग बिंदुसार की बात करते हैं तो बिंदुसार से जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो याद रखने वाली, वो ये याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ था जो कि 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भेदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो भेदेश्वर मंदिर की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? तंजौर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंजौर में। ये जो भेदेश्वर मंदिर का निर्माण जो था वो चोल शासक राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और चोल वंश आप लोग पता ही होगा कि चोल वंश की राजधानी ही तंजौर थी, तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं कि इसको तंजौर में ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में विभाजित हो गया था? तो ये बात कर रहा है चतुर्थ बौद्ध संगति के। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही जो बौद्ध धर्म था वो दो भाग, हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। देखिए, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। पहला राजगिरी में हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में। दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में और सभाकामी की अध्यक्षता में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तिस्त की अध्यक्षता में। और चौथा हुआ था कुंडलबन काश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में और वसुमित्र अश्व घोष की अध्यक्षता में। नेक्स्ट हमारा कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो देखिए, अगर हम लोग सांड की बात करते हैं तो ये तो था प्रथम के जो ऋषभ देव थे, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हिरण की, तो हिरण जो था वो 16वें का था। जो 16वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था शांति, उनका प्रतीक चिन्ह था। हाथी की अगर बात करते हैं तो हाथी जो द्वितीय थे अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था। और घोड़ा की अगर बात करते हैं तो ये तृतीय था जिनका नाम था संभव। तो यहाँ आपसे तृतीय का पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें जो महावीर थे वो 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर हुए थे। नेक्स्ट हमारा जो निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है वो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? ये वेद करता है अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र, मंत्र, जादू टोना इत्यादियों का वर्णन मिलता है। और इस वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद से याद रखिएगा इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। इसका तीसरा मंडल जो है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसमें सामवेद की अगर बात करते हैं तो इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किया गया है। और वहीं अगर यजुर्वेद की बात करते हैं तो यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो ये किससे प्राप्त होती है? भीतरी स्तंभ लेख से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीतरी स्तंभ लेख। और इस स्तंभ लेख का जो संबंध है वो स्कंदगुप्त से है। नेक्स्ट हमारा कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जीवन भर जो अविवाहित रहने वाली महिलाएं थी उसको अमाजु कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमाजु। देखिए, वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी उसको वैदिक सभ्यता कहा गया है और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी याद रखिएगा। इसके विभाजन जो था वो 2 भागों में किया गया है। एक 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल और दूसरा 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट हमारा कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो ये बुध का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध का। बुध जो देखिए वो सबसे छोटा ग्रह है जिसका कि कोई उपग्रह नहीं है और ये सूर्य के सबसे नजदीक का भी ग्रह है। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शन की बात करते हैं, अगर मंगल की बात करते हैं तो मंगल से याद रखिएगा इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग जो है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, एक को फोबोस कहा जाता है, एक को डिमोस कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र से याद रखिएगा इसे पृथ्वी का भग्नि ग्रह कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है और यह पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। वहीं अगर हम लोग शनि की बात करते हैं तो शनि से याद रखिएगा यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, जो कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है।
नेक्स्ट हमारा भूमध्य सागर का प्रकाश जो है स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है ये भूमध्य सागर में सिसिली के ऊपर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है, होता क्या है कि इस ज्वालामुखी से हमेशा गैस निकलते रहता है, जिसके कारण आसपास का जो भाग है वो प्रकाशित रहता है, और इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो स्थल रूप देश नहीं है? देखिए, स्थल रूप देश कहा किसको जाता है? तो एक वैसा देश जिसकी सीमा जो है वो समुद्र को नहीं छूती है उसको स्थल रूप देश कहा जाता है। तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो थाईलैंड जो है वो स्थल रूप देश नहीं है, लेकिन अगर हम लोग काजिकिस्तान की बात करते हैं तो काजिकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा स्थल रूप देश है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि ओस्मान बॉन्ड किस नदी पर स्थित है? तो ये नील नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी पर स्थित है। नील नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर सबसे चौड़ी पूछते तब अमेजन आंसर हो जाएगा, लेकिन सबसे लंबी पूछेगा तो नील नदी हो जाएगा। और नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट है हमारा कि बाबा बुदान की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। देखिए, बाबा बुदान पूछ दे, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां पूछ दे, ये सब कर्नाटक में अवस्थित है। और ये दोनों जो है, मतलब ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां और बाबा बुदान की पहाड़ियां, ये दोनों जो है वो धारवाड़ पठार का भाग है। नेक्स्ट हमारा कि कौन सी नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी है? तो देखिए, कृष्णा की सहायक नदी की अगर बात करते हैं तो मूसी है, बिल्कुल है, कोयना भी है, ठीक है, दूध गंगा भी है, जलांगी नहीं है, क्योंकि जलांगी जो है वो हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बाद बाकी मूसी, कोयना, दूध गंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कृष्णा नदी से याद रखिएगा इसका जो उद्गम है वो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो देखिए, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। लगभग 73 से 74% जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण पश्चिम मानसून का जो समय अवधि है वो जून से लेकर सितंबर माह तक होता है। वहीं अगर हम लोग पूर्वी मानसून की बात करते हैं तो ये मार्च से मई होता है, लगभग 10% वर्षा इससे होती है। उत्तर पश्चिम मानसून की अगर बात करते हैं तो ये जनवरी फरवरी में होता है, लगभग 2 से 3% वर्षा मात्र इससे होती है। और परवर्ती मानसून की अगर बात करते हैं तो ये अक्टूबर से दिसंबर होता है, लगभग 13 से लेकर 14% वर्षा जो है वो इसके कारण होती है। नेक्स्ट है हमारा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? पहले तो ये याद रखिए 7 पड़ोसी देश हैं हमारे, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। जिसमें अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश जो है वो लगभग 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। और इसे 5 राज्य साझा करते हैं, वो हैं आसाम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट हमारा भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है वो 1914 में शिमला में किया गया था। ठीक है, 1914 से एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि शिमला तथा मनाली का क्षेत्र जो है वो हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, ये सब जो है वो लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लघु हिमालय। और वहीं अगर आपसे पूछते हरिद्वार, देहरादून, तो ये सब शिवालिक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि लघु हिमालय जो है वो शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु हिमालय जो है वो शिवालिक से कैसे अलग होता है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट हमारा कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित है, यानी गुजरात में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। पश्चिमी तट पर और भी कुछ हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंगलुरु जो कि कर्नाटक में है, नहाबासोबा जो कि महाराष्ट्र में है, मार्मागोबा जो कि गोवा में है। नेक्स्ट हमारा भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? देखिए, भारत की कुल स्थल सीमा की अगर लंबाई आप पूछेगा तब हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, लेकिन तटीय भाग की अगर लंबाई पूछेगा तब हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर, ये टोटल का। लेकिन अगर पूछे मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई तब हो जाएगा 6100 किलोमीटर। यहाँ कुल तटीय मुख्य भूमि का नहीं पूछ रहा है, तब आपका आंसर हो जाएगा 7516.5, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है। कानपुर से एक और याद रखिएगा, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान भी कानपुर में स्थित है। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं तो नई दिल्ली से याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। वहीं अगर भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल से याद रखिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट हमारा सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई है? सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ। तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1965। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है राकेश अस्थाना।
नेक्स्ट हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो टांसले के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वातावरण और जीव समुदाय के प्रारंभिक जो पारंपरिक संबंध हैं उन्हीं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तारापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु रिएक्टर, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना जो है वो 1972 में किया गया था। क्लियर है? वहीं अगर हम लोग काकरापारा की बात करते हैं तो काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। नरोरा की अगर बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में है। और अगर रावत भाटा की अगर बात करते हैं तो ये राजस्थान में है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में अवस्थित है, जिसकी स्थापना जो है वो 1983 में किया गया था। उत्तराखंड से और याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री, ये सब जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए, वन संरक्षण अधिनियम पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा 1980। यही अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछ देगा तब आपका आंसर हो जाएगा 1986। तो ये दोनों याद रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। वहीं याद रखिएगा, वानिकी दिवस 21 मार्च और पर्यावरण दिवस 5 जून। नेक्स्ट हमारा कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खाद्य एवं कृषि, देखिए खाद से रिलेटेड जितना भी है ना, सबका हेडक्वार्टर रोम, इटली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोम, इटली में स्थित है। वहीं अगर हम लोग दहेग की बात करते हैं, ठीक है, तो दहेग जो नीदरलैंड में है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। जिनेवा की अगर बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये सब जो है वो जिनेवा में स्थित है। पेरिस की अगर बात करते हैं तो पेरिस से याद रखिएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक थे अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की एक और पुस्तक याद रखिएगा, उनके पुस्तक का एक और का नाम है संसद के 3 दशक। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल। अप्रैल से इंपॉर्टेंट और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो याद रखिएगा, जैसे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य जो है वो प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो था वो 2013 में पारित हुआ था और इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा, जिसमें चावल जो है वो 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, गेहूं जो है वो 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और जो कोई मोटा अनाज है वो 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। यहाँ आपसे चावल का पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है वो कब किया गया था? 1949 में किया गया था और पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय से एक चीज याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के संबंध में उत्पादन, आय तथा व्यय विधि की मिश्रित प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है? देखिए, मानव विकास सूचकांक की अगर बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः 3 विषयों को शामिल किया जाता है। एक है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें शामिल नहीं किसको किया गया? जनसंख्या को। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या। मानव विकास सूचकांक से जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये याद रखिएगा, इसको यूएनडीपी के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो 2020 आया था उसमें भारत जो है वो 131वें स्थान पर है। वहीं 2019 में भारत 129वें स्थान पर था और पहले पर नॉर्वे है। नेक्स्ट हमारा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हुआ था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना था 51 से 56 तक, ठीक है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1952 में। तो यहाँ से क्लियर है कि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना से याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था और यह जो था वो हेरोल्ड ड्यूमर मॉडल पर आधारित था। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये कब से कब था? 1956 से लेकर 1961 तक, और इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। तृतीय पंचवर्षीय योजना था 1961 से लेकर 1966 तक, इसका था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना था 1969 से लेकर 74 तक, ये था अस्तित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना।
नेक्स्ट हमारा कि आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत किसको कहा जाता है? कृषि क्या है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र है और जो सेवा है वो तृतीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है ये समझ लीजिए। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है उसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो इस समिति की दो उप समिति भी थी। एक था मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और एक था अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है। वहीं अगर हम लोग भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करते हैं तो ये संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा उपराष्ट्रपति का पद जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से और लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं रूस की तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कनाडा से तो कनाडा से लिया गया संघात्मक विशेषताएं, संगम राज्य के बीच शक्ति विभाजन और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास होगी। वहीं आयरलैंड की अगर बात करते हैं तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? एक तो नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया और साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की गई है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो देखिए टोटल तो है 12 अनुसूचियां जिसमें ये किसमें वर्णित है? तीसरी अनुसूची में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी अनुसूची। वहीं अगर हम लोग दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो दूसरी अनुसूची में जो पदाधिकारियों को वेतन भत्ते पेंशन मिलते हैं उसका उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। और अगर छठी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? पहले तो ये याद रखिए कि इसको समाप्त किया जा सकता है 3 तरीके से और प्राप्त किया जा सकता है 5 तरीके से। यहाँ समाप्त पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 3। नागरिकता की अगर बात कीजिएगा तो इसमें भाग 2 में इसका विवरण है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। ठीक है। 3 तरीके किस किस तरीके से खत्म हो सकता है? एक परित्याग से, एक परिवर्तन से और एक वंचित करना से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो ये है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 49 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49 में। वहीं अगर हम लोग अनुच्छेद 47 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर या जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य का विवरण किया गया है। अनुच्छेद 48 की बात करते हैं तो इसमें कृषि एवं पशुपालन का संगठन किया गया है। और अनुच्छेद 50 की अगर बात करते हैं तो इसमें कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथकीकरण किया गया है। नेक्स्ट हमारा ये भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को अपने पद के अनुसार क्रम कौन सा है? तो देखिए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जिनका की क्रम है 14वां और उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जिनका की क्रमशः कितना है? 13वां है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 एवं 13। नेक्स्ट हमारा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा और लोकसभा उपाध्यक्ष को अगर त्याग देना है तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा, मतलब दोनों एक दूसरे को देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा उपाध्यक्ष। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष की अगर आप बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनता है। ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा है जिसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। नेक्स्ट हमारा भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो वो फॉर्मूला है गॉडगिल फार्मूला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गॉडगिल फार्मूला। देखिए विशेष राज्य के दर्जा के लिए उस राज्य की आर्थिक स्थिति, आधारिक संरचना और सामरिक महत्ता को आधार माना जाता है। इसके अंतर्गत राज्य विशेष से मिलने वाली वित्तीय सहायता में 90% जो होता है वो अनुदान होता है और 10% ऋण होता है। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में भारत के 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है।
नेक्स्ट हमारा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। वर्तमान समय में अगर बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। संघ लोक सेवा आयोग से एक चीज और याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए ये भी निर्धारित करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो देखिए, अगर बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957 बिल्कुल सही है, अशोक मेहता 1977 सही है, जीबी के राव 1985 सही है, एलएम सिंह भी 1988 गलत है, क्योंकि एलएम सिंह भी समिति जो था वो 1986 में था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत में अगर पंचायती राज की बात करते हैं तो इसका सर्वप्रथम जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था, और 73वां संविधान संशोधन 1993 जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, और इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में क से लेकर न तक अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा की अगर बात करते हैं तो ये संवर्ती सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवर्ती सूची का। संवर्ती सूची में कौन से विषय शामिल किए जाते हैं? तो इसमें शामिल विषय जो था वो होगा वो संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा कानून बनाया जाएगा, और यदि दोनों कानूनों में विरोध होता है तो संसद के द्वारा निर्मित कानून जो है वो लागू कर दिया जाएगा। संवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो इसमें अभी 52 विषय हैं, मूलतः इसमें 47 विषय था। 2 और सूचियां हैं, संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची में अभी 100 विषय हैं, मूलतः इसमें 97 विषय था। राज्य सूची में अभी 61 विषय है और मूलतः 66 विषय था। नेक्स्ट हमारा कि चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस। लेकिन इस खेल का जन्मदाता यानी टेबल टेनिस खेल का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड है, ठीक है। और टेबल टेनिस जो है वो विश्व चैंपियनशिप का जो पहला मैच हुआ था वो 1927 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत जो है वो ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी खेल में जीता था, जो कि कहाँ, एम्स्टर्डम में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल 119 लोगों को दिया गया है, जिसमें 7 लोग जो हैं जिनको पद्म विभूषण, 10 लोग जो हैं उनको पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 119। देखिए, पद्म पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो भारत रत्न के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, और इसको भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर 1980 में इसको शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेक्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? ठीक है, तो ये कौन दर्शाता है? XY दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मानव की अगर बात करते हैं तो कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ा जो होता है वो क्या होता है? ऑटोसोम होता है, और एक जोड़ी जो होता है मतलब 23वां जो होता है लिंग वो गुणसूत्र होता है। पुरुषों में 23वां गुणसूत्र जो होगा वो XY होगा, और महिलाओं में 23वां गुणसूत्र जो होगा वो क्या होगा? XX होगा। नेक्स्ट हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पौधे, उसमें क्या होता है? सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में जल और क्लोरोफिल लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, यह पूछ रहा है। तो देखिए, जल वाष्प तो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए, जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है वो स्तन्यपायी नहीं है? तो स्तन्यपायी जंतु के उदाहरण जैसे गाय, चमगादड़, चूहा, ये सब स्तनपायी हैं, लेकिन यहाँ पे सार्क मत्स्य वर्ग जो है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्क। ये क्या है? ये मत्स्य वर्ग का प्राणी है, ना कि स्तनपायी है। नेक्स्ट हमारा मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? मानव मस्तिष्क की अगर बात करते हैं तो कुल 4 निलय होते हैं। 2 पार्श्व निलय जो दाएं एवं बाएं गोलार्ध में होता है, और तृतीय निलय जो होता है वो अग्र मस्तिष्क में, और चतुर्थीय निलय जो होता है वो पार्श्व मस्तिष्क में होता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। देखिए, वहीं अगर मानव मस्तिष्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो मस्तिष्क जो है वो अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो कि बाहरी आघातों से बचाता है, और मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन है वो लगभग 1400 ग्राम के बराबर होता है।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो मानव मूत्र का एक असमान घटक है। तो मानव मूत्र में समानता देखिए होता क्या है, 95% जल होता है, 2% अनावश्यक लवण होता है, 2 से 3% के बीच में यूरिया होता है और थोड़े अमाउंट में यूरिक अम्ल होते हैं। ठीक है, और तो यहाँ कौन सा नहीं होगा, एल्बुमियम नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज और याद रखिएगा, मानव मूत्र का रंग जो होता है वो पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। और मानव मूत्र का अगर पीएच मान पूछते तब आपका आंसर हो जाएगा 6। तो ये दोनों तीनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा यांत्रिक अंग है लीवर, जिसको कि यकृत कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यह जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। लीवर का वजन जो है वो लगभग 1.5 किलोग्राम के बराबर होता है। यकृत से और भी चीजें याद रखिएगा, यकृत जो है वो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है और भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत जो है वो कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है हमारा कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पे 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल कितनी शक्ति होगी। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, P बराबर V²/R। ठीक है, तो यहाँ V² क्या है, V है 150 वोल्ट दिया हुआ, तो ऊपर 150 इंटू में 150 कर दीजिए, और R कितना दिया हुआ 1.5 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15,000 वाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है। तो पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण जो है वो आसंजक बल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसंजक बल, जिसको कि हम लोग एडिसिव फोर्स कहते हैं। देखिए, जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल है उसको आसंजक बल कहते हैं, और इसी बल के कारण ही एक वस्तु जो है वो दूसरे वस्तुओं से चिपकती है। ऑन द अदर हैंड एक बल होता है सासंजक बल, जिसको कि हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। मतलब एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो एक पृष्ठ तनाव दिया हुआ है, जिसको कि सरफेस टेंशन कहते हैं। तो देखिए, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ जो है वो सदैव तनाव की स्थिति में रहता है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है कि तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। तो तुल्यकारी उपग्रह जो है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, और ये पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमण करता है, और इसकी परिक्रमण अवधि जो होती है वो 24 घंटे के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटे। नेक्स्ट है हमारा कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आवर्तकाल आप लोग टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, T बराबर 2π√L/में g। अब यहाँ से आप इस फॉर्मूले से बड़े अच्छे से अंदाज लगा सकते हैं कि वो जब पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसकी समय अवधि जो है वो बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा, क्योंकि जी का मान घट रहा है। नेक्स्ट हमारा कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है। एक्स किरणें की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो बिना किसी माध्यम की सहायता से ही केवल विद्युत तथा चुंबकीय दोनों के माध्यम से संचरण करती है। नेक्स्ट हमारा कि जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो अनंत होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। देखिए, जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रख दिया जाता है तो इनके बीच शून्य अंश का जो कोण बनेगा, और तथा दर्पणों के बीच जो रखे हुए वस्तुएं हैं उनके प्रतिबिंब जो है वो अनंत होंगे। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और याद रखिएगा, समतल दर्पण की बात आई है तो समतल दर्पण से कुछ चीज़ें याद रखिएगा। जैसे कि समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। इस दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु जो है वो दर्पण के सामने रखी होती है। नेक्स्ट है हमारा कि बर्धानता नामक रोग को किसके प्रयोग के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो देखिए, बर्धानता यानी कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है। ये एक ऐसा दोष है जो कि एक अनुवांशिक रोग है, और इस प्रकार के रोगों को किसी भी लेंस के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ बात हुई है उत्तल लेंस और अवतल लेंस की। तो लेंस से एक चीज़ याद रखिएगा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक निष्क्रिय गैस यानी इनर्ट गैस का उदाहरण है। तो आर्गन जो है वो एक इनर्ट गैस का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। आर्गन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, इनर्ट गैस का एग्जाम्पल है। आप लोग पढ़े होंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या है, इनर्ट गैस है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है। तो देखिए, आतिशबाजी में जो हरा रंग है वो बेरियम क्लोराइड लवण के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरियम। अगर लाल रंग पूछ दे तब ऑस्ट्रोनशियम के कारण होता है, अगर नीला रंग पूछ दे तब कॉपर के कारण होगा, और सिल्वर रंग पूछ दे तब एल्युमिनियम के कारण होगा। तो ये तीनों चारों याद रखिएगा।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसे बिलियन भी कहा जाता है? तो देखिए बिलियन किसको कहा जाता है? समांगी मिश्रण को बिलियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके कणे को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि नमक और पानी का जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण है, उसको हम लोग बिलियन भी कह सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, किसी बिलियन में विलेय के कणों की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा एल्युमिनियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो एल्युमिनियम को विद्युत अपघटन विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत अपघटन। एल्युमिनियम से एक चीज और याद रखिएगा, जो बॉक्साइट, कोरेंडम, क्रोयोलाइट, ये सब क्या है? एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है लाइकेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। लाइकेन है क्या? देखिए लाइकेन जो है वो वास्तव में दो पूर्णतः भिन्न भिन्न वनस्पतियों से बना एक पादप होता है। इन वनस्पतियों में एक शैवाल और दूसरा कवक होता है, और इन दोनों में इतना निकटतम सहचार्य हो जाता है कि इसके बिना लाइकेन जो है वो एक ही पौधा प्रतीत होता है। नेक्स्ट हमारा टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? आर.पी. गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर.पी. गुप्ता। और ये पुस्तक जो लिखी गई थी वो लोगों में आर्थिक जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिखा गया था। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये किया है केरल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। और इस मिशन के माध्यम से नौकरी के लिए जो इच्छुक बेरोजगार युवाएं हैं उनको रोजगार प्रदान करने के अलावा ज्ञान को बढ़ाने की सुविधा देगी। एक चीज़ और याद रखिएगा, केरल से आई एम ऑल्सो डिजिटल कार्यक्रम भी केरल के द्वारा शुरू किया गया है, और एक नमथ बसई कार्यक्रम भी जो है वो भी केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज यानी फेंसिंग कौन बनी है? तो उनका नाम है भवानी देवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भवानी देवी। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। यह रेलवे स्टेशन जो है वो 4200 वर्ग किलोमीटर तक फैला है, और इसका नाम सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य ने 9 पुस्तकालय खोलने की घोषणा किया है? तो 9 पुस्तकालय खोलने की घोषणा किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अभी रिसेंट में इलेक्शन भी हुआ है, जहां टीएमसी जो है वो लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है, मतलब कि ममता बनर्जी जो है वो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। पश्चिम बंगाल से कुछ अन्य योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे रूपश्री योजना, कृषक बंधु योजना, युवा श्री अर्पण योजना, ये सब जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? तो ये किस राष्ट्र ने किया है? ये स्विट्जरलैंड ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो लगभग सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब सहित पूर्ण चेहरे के आवरण पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव में मतदान किया है। एक चीज स्विट्जरलैंड से और याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड जो है वो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 और विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2019 में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2021 में डस्लिक सेकंड सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। और कहाँ हुआ है? उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजन किया गया है। उज्बेकिस्तान से याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। नेक्स्ट हमारा भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? अफगानिस्तान के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान के साथ। सहतूत बांध जो है वो काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा और आसपास के इलाकों को सिंचाई का पानी प्रदान करेगा। एक चीज यहाँ से याद रखिएगा, अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। नेक्स्ट हमारा कि 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है? तो ये फिल्म बिट्टू को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिट्टू। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बीपीसीएल के प्रोपलीन विद्युत पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? ये केरल में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल की अगर बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय माथुर को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। इसके टोटल मेंबर हैं 124 और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य क्षमता किसके पास है? अमेरिका के पास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के स्थान पे है। और भारत जो है वो इसमें चौथे नंबर पे है, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी प्रदान की है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट हमारा हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया है, जिसका थीम था, तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था वोकल फॉर लोकल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट हमारा किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर सरन कुमार लिम्बाले को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक प्रसिद्ध मराठी लेखक है और इनको यह पुरस्कार जो है वो इनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई है? तो टीकाकरण के प्रथम चरण की शुरुआत जो है वो 16 जनवरी 2021 से किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी 2021 को। यहाँ अगर हम लोग कोविड-19 की बात करते हैं तो कोविड-19 से याद रखिएगा 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया था WHO के द्वारा। महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य जो था वो हरियाणा था। लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य था राजस्थान और पहला प्लाज्मा बैंक जो था वो दिल्ली में खोला गया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो G7 2021 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ये बात कर रहा है 47वां G70 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो 2021 में किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये एक्चुअली ऑनलाइन शिक्षा के लिए है। नेक्स्ट हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है 10वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी कौन करता है? एक जर्मन बात संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई देश को जगह नहीं दिया गया है, क्योंकि कोई देश जो है वो इसके मापदंड को पूरा नहीं कर पाया है। चौथे स्थान पर डायरेक्ट स्वीडन को दिया गया है और भारत जो है वो इसमें 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये 100 नए सैनिक स्कूल की घोषणा की गई है खोलने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बजट का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आपको आने वाले सारे एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर आपको क्वेश्चंस वहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ। मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो वीडियो के लास्ट में PDF में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप दिए गए लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जाके टेलीग्राम में आप पढ़ेगा इंडिया लिख कर सर्च कर लीजिए, वहाँ आपको जो ग्रुप मिलेगा उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसका डेली PDF प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए ठीक है, फिर ये आज का रहा हमारा वीडियो। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।